दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ जी। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। धन्यवाद अरविंद जी, मुझे खुशी है आज हम बातचीत करने वाले हैं। मैं पढ़ रही थी फ्रेंडली टॉक तो मुझे बहुत आश्वस्ति हुई। हाँ, फ्रेंडली टॉक ही हम लोग करते हैं जी। जनरली। और मैं जरा अपने दोस्तों को मनीषा जी के बारे में बता दूं। हालांकि मनीषा कुलश्रेष्ठ एक ऐसा नाम है, अगर हिंदी साहित्य में अगर आदमी की रुचि है और पत्र पत्रिकाएं पढ़ता रहता है तो ऐसा नहीं है कि मनीषा कुलश्रेष्ठ का नाम ना उसने देखा हो न जाना हो। लेकिन आज थोड़ा सा हम परिचय विस्तार में देंगे, क्योंकि कई बार कहानियां पढ़ के और लेखक के बारे में, रचनाकार के बारे में उतनी ही जानकारी मिलती है जितना कि वो उसमें एक छोटी सी टिप्पणी या फोटो के साथ वो छपती है। तो मनीषा जी जो है वो इनका जो जन्म दिवस है, वो जन्मदिन जो है 26 अगस्त है। और इन्होंने बीएससी किया, फिर एमए हिंदी लिटरेचर से किया, एमफिल किया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने कथक में विशारद किया और ये लेखन में लग गई। अभी बातचीत करेंगे कि इतना सब कुछ मतलब कथक वगैरह भी करने के बाद आपने उसमें कुछ किया नहीं किया, इस पर भी बातचीत करेंगे। इनकी अब तक जो है वो 7 इनके कहानी संग्रह आ चुके हैं। कठपुतलियां, कुछ भी तो रोमानी नहीं, बौनी होती परछाई, केयर ऑफ स्वाद घाटी, गंधर्व गाथा, अनामा, रंगरूप रसगंध, ये 51 कहानियों का इनका एक कलेक्शन है। उपन्यास इन्होंने 5 लिखे हैं: शिगाफ, शाल भंजिका, पंचकन्या, स्वप्नपाश और मल्लिका, जिसमें एक स्वप्नपाश जो मैंने उसको पढ़ा है, वो एक साइंस फिक्शन जैसा है, साइंस फिक्शन है उसमें, मतलब चूंकि मेडिकल फिक्शन। हाँ, मतलब उसको साइंस ही कहेंगे। वो सिजोफ्रेनिया के ऊपर है वो, है ना जी। और आपकी चर्चा मल्लिका उपन्यास से काफी, मतलब वैसे भी तो चर्चित थी, लेकिन मल्लिका उपन्यास आपका काफी चर्चित हुआ है। इस पर भी अभी हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। इन्होंने कला वैचारिकी पर पुस्तक लिखी है, बिरजू लय। बिरजू लय जो ये बिरजू महाराज के ऊपर शायद होगा मेरे ख्याल से, है ना? जी, एकदम बिरजू महाराज की कला पे, नृत्य कला पे और तकनीक पे है। उनके जीवन पे नहीं है। जी हाँ, मतलब उनके टेक्निक जिनको जो उनका नृत्य कला और उसकी जो तकनीक है उसके ऊपर। दूसरा इनका है मेघदूत वर्णित मेघ मार्ग पर यात्रा वृत्तांत। ये मेघ मार्ग पर, इस पर भी अभी बातचीत करेंगे। ये मेघ मार्ग क्या है? शायद मैं कहीं पढ़ रहा था, शायद वो कैलाश मानसरोवर वगैरह की यात्रा शायद आपने की है। जी, पूरा मेघदूत का पूरा जो यक्ष ने नक्शा दिया था मेघ को, वो पूरी यात्रा है। अच्छा। आपने कुछ अनुवाद भी किए हैं, जैसे कि माया एंग्लू की आत्मकथा वाई केज बर्ड सिंग के कुछ अंशों का इन्होंने अनुवाद किया है। लातिन अमेरिकी लेखक मेमट के उपन्यास हाउस मेड ऑफ डॉन के अंश का भी इन्होंने अनुवाद किया है, और बोरहेस की कहानियों का इन्होंने अनुवाद किया है। और मनीषा जी की रचनाओं का भी अनुवाद हुआ है, जैसे उपन्यास शाल भंजिका का डच में अनुवाद हुआ है। कई कहानियों का अंग्रेजी और रूसी भाषा में अनुवाद हुआ है। भारतीय भाषाओं में भी, अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है। किरदार जो है वो इनका जो एक कथा संकलन है, उसका अनुवाद फ्रांस सरकार ने उसको चयनित किया उसके लिए, और पुरस्कार इनको मिला है, द्वारा चयनित है ये, मतलब ये अनुवाद के लिए इनको जो पुरस्कार, सम्मान और फेलोशिप जो मिले हैं, जैसे उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप 2007 में, रांगे राघव पुरस्कार वर्ष 2010 में,
ये राजस्थान साहित्य अकेडमी द्वारा आपको दिया गया है ना? जी एकदम। हाँ। और फिर डॉक्टर घासीराम वर्मा पुरस्कार 2011 में, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान 2011 में, गीतांजलि इंडो फ्रेंच लिटरेरी प्राइज 2012 में, ये जूरी अवार्ड है। जी। रजा फाउंडेशन फेलोशिप 2013 में, सीनियर फेलोशिप संस्कृति मंत्रालय 2015-16 में, वनमाली कथा सम्मान 2017 में, के बिरला फाउंडेशन का प्रतिष्ठित बिहारी सम्मान 2018 में, ढींगरा फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान 2019 में, और कुछ और पुरस्कार भी इनको मिले, जैसे साउथ एशियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट हाइडलबर्ग जर्मनी में उपन्यास शिगाफ का अंश पाठ, हाँ, कि वो आलेख प्रस्तुति, और नवे विश्व सम्मेलन में इन्होंने जोहान्सबर्ग में 2012 में इन्होंने शिरकत की। आजकल ये स्वतंत्र लेखन कर रही हैं, फुल टाइम लेखन कर रही हैं, और हिंदी की जो पहली वेब पत्रिका है हिंदी नेस्ट का ये लगभग 15 वर्षों से संपादन कर रही है। तो मनीषा जी, इतना तो आपके बारे में मैं जानता हूँ। आप थोड़ा सा कुछ आप और बताइए, जैसे कि अभी तो आप जयपुर में रह रही हैं, जैसा कि अब आप फ्री हो गई हैं, अब पूरा हिंदुस्तान घूम करके आप जयपुर आ गई हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म जोधपुर हुआ था, और मेरे माता पिता शिक्षा विभाग में रहे, तो राजस्थान के विभिन्न हलकों में उनका पोस्टिंग्स रही, और वो आप इस तरह से पूरा राजस्थान भी घूमने को मिलता रहा। तो मूलतः मैं राजस्थान में ही पली बड़ी हूँ, तो वही संस्कृति मुझे रास भी आती है। उसके बाद से पढ़ाई वगैरह आपने ये जो जी, मैंने पढ़ाई सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से की, और वहीं से एमफिल किया। उसके बाद विवाह हो गया वायुसेना अधिकारी से, तो देश दुनिया में घूमते रहने के कारण नौकरी तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन मैंने बहुत सारे अनुभव अर्जित किए। और इसके साथ ही मुझे जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो मुझे लगा कि मुझे कथक, जो मेरा पुराना पैशन था, उसमें विशारद करना चाहिए। तो मैंने रायगढ़ घराने के मेरे गुरुदेव भगवान दास जी थे, उनसे कथक सीखा ग्वालियर में, और इस तरह से कथक में पारंगत हुई, लेकिन बहुत प्रस्तुतियां नहीं कर पाई। लेकिन मुझे कथक में वैचारिकी या कला वैचारिकी या तकनीक पे मेरे को बिरजू महाराज पे काम करने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि वो सार्थक हुआ विशारद करना। कथक के कुछ प्रोग्राम भी किए हैं आपने? अपने गुरुजी के साथ थोड़े 2-3 प्रोग्राम किए, बाकी एयरफोर्स में हमारी पार्टीज होती थी, तो वहां मैंने कुछ कार्यक्रम किए हैं। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि ये इतनी से पढ़ाई करने के बाद से ये साहित्य की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? साहित्य की तरफ मैं कॉलेज से ही मेरा झुकाव था। मैंने हिंदी में ही एमए किया और एमफिल किया। हालांकि मैं साइंस में ग्रेजुएट थी, लेकिन क्योंकि किताबें बहुत पढ़ती थी और मेरी माँ कविताएं लिखा करती थी, तो वो जो एक मेरे अंदर का विकट पाठक था, उसने इतना कुछ कक्षा 8 से पढ़ना शुरू कर दिया था कि मैंने ययाति कक्षा 8 में ही पढ़ लिया था खांडेकर को, और बहुत सारे अनुवाद, बहुत सारा हिंदी साहित्य। क्योंकि माँ एजुकेशन में थी, तो बीच में प्रिंसिपल भी रही, तो स्कूल में ही रहने को मिलता था, तो लाइब्रेरी की एक्सेस मुझे हुआ करती थी। तो इस तरह से पढ़ने का एक मेरे अंदर संस्कार था, भाषा का संस्कार था। तो जाहिर सी बात है कि जब बहुत सारे अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं किसी भी बंजारी की थैले में, तो वो कहीं ना कहीं उन अनुभवों को गीतों में ढाल देता है, तो मैंने उनको कहानियों में ढाल दिया। ऐसा वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि आपको लिखना चाहिए? मैं कॉलेज में तो लिखती थी, पर ज्यादातर कविताएं लिखती थी। उसके बाद मुझे याद है कि शादी के बाद बहुत एक लंबा अंतराल आया, और एक पल ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैं केवल श्रीमती कुलश्रेष्ठ होके ना रह जाऊं,
और उन दिनों मुझे जिसे कहते हैं कि पोस्ट नेटल डिप्रेशन हुआ। तो मैं अपने साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी। तो उन्होंने पूछा क्या कर लेती हो तुम। तो मैंने कहा हम्म, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कुछ तो आता होगा। तो मैंने कहा मुझे शायद कविता लिखना आता है। तो उन्होंने कहा आप कल मेरे लिए कविता लेके आना। तो मैंने उन्हें कविता दी। मेरे डॉक्टर जो साइकियाट्रिस्ट थे, कर्नल कौशल, तो उन्होंने कहा मनीषा तुम लिखना फिर से शुरू करो। तो मुझे लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं बिल्कुल निष्क्रिय एक हाउसवाइफ बनते बनते उठकर और मैंने अपने आप को संभाला और मैंने लिखना शुरू किया। तो मुझे लगता है लेखन मेरे लिए एक अंतिम शरण बन गया, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी चीजें करती थी, मैं डांस करती थी, लेकिन मुझे लगता है लेखन मेरी अंतिम शरण था। और वहीं पे आके मुझे लगा कि हाँ मैं अब कुछ कर सकती हूँ। और धीरे धीरे फिर कारगिल युद्ध आया, कारगिल का समय आया, तो राजेंद्र यादव जी को मैंने एक पत्र लिखा था किसकी रक्षा के लिए। क्योंकि अपने भारत में ना कोला वॉर चल रही थी और वर्ल्ड क्रिकेट कप चल रहा था, वर्ल्ड कप क्रिकेट का चल रहा था। तो लोगों की तवज्जो कारगिल की तरफ बिल्कुल भी नहीं थी, मरते हुए सैनिकों की तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी। सब कोला वॉर में और वर्ल्ड कप में जुटे हुए थे और उधर सैनिक धीरे धीरे मर रहे थे। तो उन दिनों मैंने फिर राजेंद्र यादव जी को एक पत्र लिखा था किसकी रक्षा के लिए। तो उस पत्र पे इतनी सारी प्रतिक्रिया आई कि लगभग मुझे 12-13 पत्र रोज मिलते थे, दर्जनों पत्र मेरे पास आए। तो मुझे लगा कि मेरे शब्द कहीं पहुंचते हैं, मुझे कुछ शुरू करना चाहिए। ये जो पोस्ट नटल डिप्रेशन आपको हुआ था, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह रही होगी? इसकी वजह केमिकली होती है, इसकी वजह हार्मोनली होती है। जब आप माँ बनते हैं तो शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो एक शून्य, जब आप बच्चे के जन्म के बाद आपको एक शून्यता का महसूस होती है कि भाई कुछ है नहीं, अंदर सब समाप्त हो चुका है, हम दे चुके संसार को। तो उसके बाद बहुत सी महिलाओं को, मैं अकेली नहीं हूँ, ज्यादातर महिलाओं को ऐसे होता है। और उसमें सारा हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। ज्यादातर डिप्रेशन आप मानेंगे तो हमारे शारीरिक रसायनों की वजह से ही होते हैं। तो मुझे खुशी हुई कि मेरे डॉक्टर ने मुझे वो दिशा दिखाई जहां मैं आज हूँ। मैं देख रहा था कि आपके फेसबुक पर आपने कविताएं वगैरह भी लिखी हैं, तो कविताओं का कोई संग्रह का जिक्र नहीं किया आपने, किसी संग्रह का? हाँ जी, अभी अभी आया है वो। अब लगभग एक कुछ महीने हुए हैं। मेरी प्रेम की उम्र के 4 पड़ाव कविता संग्रह आया, क्योंकि मैं कक्षा 9-10 से ही कविताएं तो लिखा करती थी। तो मैंने वो सारे संकलन अपनी उम्र के, जो किशोरावस्था के, युवावस्था के और विवाह के बाद के और अभी के, तो उन सारे पड़ावों पे मैंने कविताएं कलेक्ट करके पंकज सुबीर को दी थी और उन्होंने छापी है शिवना प्रकाशन से। अच्छा, वो प्रकाशित हो गई है? जी, प्रकाशित हो गई है। अच्छा अच्छा, मुझे मालूम नहीं था, नहीं मैं उसका भी जिक्र कर देता अभी। जी, मैं भूल गई हूँ उसमें डालना, मैं डालूंगी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कहानियां भी लिखी और कहानियों के साथ संग्रह आपके आ गए, आपके उपन्यास, आपने उपन्यास लिखे, उपन्यास भी आपके अच्छे खासे आ गए। ये बताइए मुझे थोड़ा सा कि उपन्यास लिखने के लिए जो एकाग्रता होती है, जो स्थिरता होती है, जितने समय की जरूरत होती है, वो आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, जैसा कि मतलब एकाग्रता आप अगर दो संदर्भों में लेते हैं, एक तो आंतरिक एकाग्रता और एक बाहरी माहौल। तो बाहरी माहौल मुझे हमेशा उपलब्ध रहा, क्योंकि हमारी पोस्टिंग्स ऐसी ऐसी जगहों पे रही जहाँ सन्नाटों का वो था। और शिगाफ जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे वो कृष्ण बलदेव वैद फेलोशिप के तहत मिला था। तो मैं सतोहल जाके रही थोड़े दिन। तो मुझे लगता है कि उपन्यास लिखने की आपके अंदर तैयारी बहुत बरसों चलती है और आप उसको लिखते केवल 3-4 महीनों के अंदर हैं। तो असली एकाग्रता आपको तब चाहिए होती है जब आप लिखने बैठते हैं। तो वो एकाग्रता, एक तो एकाग्रता से ज्यादा श्रम की बात होती है, आपको अपने आप को घंटों बिठाए रखना पड़ता है। और मेरी आदत रात को लिखने की है, मैं हमेशा रात को 8-9 बजे के बाद लिखने बैठती हूँ। और जब मैं उपन्यास लिख रही होती हूँ तो मेरी बॉडी क्लॉक बिल्कुल बदल जाती है। मैं सुबह 7
6 बजे तक लिखती हूँ, उसके बाद मैं सोती हूँ। तो अक्सर ये होता है कि उपन्यास लिखने के बाद स्वास्थ्य खराब भी हो जाता है। तो उस एकाग्रता को हासिल करने के लिए मुझे बहुत बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि दिन में गृहिणी के पास उस वैसा एकांत नहीं होता, क्योंकि बैल बज रही है, दूध वाला आ रहा है, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, बच्चे हैं। तो हमेशा रात को लिखा करती थी मैं। और उपन्यास भीतर ज्यादा लिखे जाते हैं, अंततः फिर आप बाद में आके उनको आकार देते हैं। नहीं, पिन डाउन तो करना ही पड़ता है ना। जी पिन डाउन तो करने के लिए तो श्रम करना पड़ता है, समय भी देना जी पड़ता जी है। जी। मैं कहीं पढ़ रहा था, और मैं शायद मुझे ठीक से याद नहीं, उपन्यास लिखने के लिए आपको शायद राजेंद्र यादव ने कोई चैलेंज दिया था। बिल्कुल दिया था। जब मैंने बहुत सारी कहानियां लिख ली तो एक बार उनके ऑफिस में ऐसे मिलने गए थे, दिल्ली आई हुई थी, तो उन्होंने कहा लिख ली बहुत कहानियां, उपन्यास लिख के दिखा। अगर तेरे अंदर सच में कहानीकार कोई रहता है तो उपन्यास लिख के दिखाओ। राजेंद्र यादव न केवल मैं, बहुत सारे लोगों को इस तरह के चैलेंजेस दिया करते थे। कई बार वो आपको प्लॉट्स भी देते थे, इस पे लिख के दिखा तो जानू। तो मुझे लगता है कि राजेंद्र यादव जी जैसे और रविंद्र कालिया जी जैसे संपादक हमेशा हम नए लेखकों को, तब हम युवा थे, तो उकसाते रहते थे, इस विषय पे लिखो तो जानू। तो उन्होंने कहा कि तुम कश्मीर रह के आई हो, तो क्यों नहीं एक उपन्यास लिखती हो कश्मीर पे, और वहां के उस माहौल पे, और वहां की स्त्रियों पे खास तौर पे। तो मुझे लगा कि ठीक है, कहानीकार होने की अगर कसौटी उपन्यास है तो मैं इसको पूरा करके देखती हूँ। तो मैंने शिगाफ लिखा और उन्होंने बहुत सराहा इस उपन्यास को, और मुझे खुशी है कि मैं उनको संतुष्ट कर सकी। अभी आपने कहा कि तब आप युवा हुआ करती थी, अभी आपको क्या कहा जाए, वरिष्ठ वरिष्ठ कथाकार कहा जाए? बिल्कुल, अभी वरिष्ठ कहा ही जाना चाहिए, 50 पार के लेखक को वरिष्ठ कहा जाना चाहिए। लेकिन लेखक तो कभी हमेशा युवा रहता है। हाँ, लेखक युवा रहता है। तो ये जो कश्मीर पे आपने शिगाफ जो उपन्यास लिखा, इसमें अभी आपने बताया कि आपने महिलाओं के दुख दर्द को उसमें समेटने की कोशिश की है। मैंने हालांकि उस उपन्यास को पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि वहां पर बहुत सारे महिलाएं जो हैं जिन्होंने अपने बेटे खो पति दिए, बच्चे। पति खो दिया, और पति खो दिया मैंने पति को इस तरह से खोया कि पता ही नहीं है कि वो अभी जिंदा भी है कि मर गया है। और एक हमारी परिचित कवित्री हैं, उन्होंने तो एक बहुत अच्छी कविता भी लिखी, अर्ध विधवा, कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो विधवा हैं कि सधवा हैं, और वो बहुत सालों से इंतजार कर रही हैं। आपने इस में क्या दिखाने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना ही चाह रही थी। मैंने ये दिखाने की कोशिश की है इसमें कि जब कोई बड़ा पेड़ उखड़ता है या जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे दूसरी वनस्पति भी होती है। तो कश्मीर में जो कुछ हुआ था, जो भी जिस तरह का कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, उनको उखड़ना पड़ा। तो जब एक पेड़ उखड़ता है या उखाड़ा जाता है, तो उसके साथ जो वहां दूसरा पेड़ होता है, उसकी भी जड़ें खुल जाती है, उसकी भी जड़ें नंगी हो जाती है। तो मृत्यु या वो यंत्रणा खाली एक पेड़ की नहीं है जो उखड़ के कहीं और जाके जड़ें जमाने वाला है। जड़ें तो इधर भी खुल गई। तो मैंने दोनों तरह की स्त्रियों, जिनकी जड़ें उखाड़ के कहीं और लगाने की कोशिश की, उन स्त्रियों के बारे में, और जिन स्त्रियों की जड़ें दूसरे पेड़ के उखड़ जाने से खुली रह गई, उन स्त्रियों के बारे में भी लिखने की कोशिश की है। मैंने इसमें एक महिला फिदाइन पे लिखा है, क्योंकि वहां बीच में जब हम वहां थे, तो ऐसा बीच में आया था अखबारों में कि एक महिला फिदाइन भी थी। तो मैंने महिला फिदाइन का एक किरदार गढ़ा है, जुलेखा का, कि वो कैसे प्रेम में अपने आप को ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, और जबकि वो धोखे से उसको किया गया होता है। और उसमें यास्मीन और अमिता दो मित्र हैं, उनकी दोस्ती है। तो अमिता तो वहां से उखड़ के स्पेन चली जाती है, अमिता अपना जीवन बिताती है। लेकिन यास्मीन, जो उसकी जड़ें खुली रह गई हैं और जो पढ़ना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, वो कैसे धीरे धीरे मर जाती है, कैसे धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका प्रेमी, डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, प्रेमी,
वो बिल्कुल सेपरेटिस्ट विचारों का है, तो कैसे वो धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाती है। अमिता तो उघड़ती है, लेकिन वहां जो यास्मीन छूट गई है वो कैसे धीरे धीरे नष्ट होती है। ये यास्मीन, अमिता और जुलेखा की कहानी है। ये और इसको बताइए कि मैंने हाँ हाँ। ब्लॉग फॉर्म में लिखा है। इसमें मैंने बहुत सारे शिल्पगत प्रयोग भी किए थे, कि इसका शुरुआती हिस्सा ब्लॉग फॉर्म में है, डायरी फॉर्म है, इसमें आत्म प्रलाप वाला फॉर्म है, इसमें अखबारों की कटिंग वाला फॉर्म है, ऐसे करके ये पूरा उपन्यास अपना स्वरूप लेता है। ये बताइए कि जैसे कश्मीर आप गई थी कभी इन सारी चीजों बिल्कुल को बिल्कुल। कितनी जैसा? बार, एक समय तो लंबा समय तक हम रहे, अवंतीपुर मेरे पति रहे वहां। और उसके बाद 2005 में साहित्य अकादमी की एक कार्यशाला थी अनुवाद की, तो उसमें हम कश्मीर करीब एक महीना रहे। तो वही भूमिका बनी थी। वहां पे एक प्रोफेसर थे, अभी भी हैं, प्रोफेसर आजुर्दा। तो उनसे मिलने हिंदू परिवार आया था जो उनके पड़ोसी भी थे। तो हम सब वहां पर बैठे हुए थे पहलगाम में और कहवा पी रहे थे। तो अचानक से आजुर्दा ने पूछा, तुम लोग यहाँ से क्यों चले गए? तो वो जो उन प्रोफेसर साहब, हिंदू जो प्रोफेसर थे, उनकी जो बेटी थी, उसके पास कोई सवाल, कोई जवाब नहीं था कि क्यों चले गए थे, वो क्या कहे। तो उसने कहा, सब तो जा रहे थे ना अंकल। उसने कश्मीरी में बोला, लेकिन मुझे वो पीड़ा समझ में आ गई। तो वो वही प्रस्थान बिंदु था। और आजुदा जी की जो बेटी थी, मैं उनसे मिली, तो वो मुझे हमेशा कहा करती थी कि मनीषा, मेरे बच्चे जब एल्बम पलटते हैं और मुझे देखते हैं मैं छोटे स्कर्ट में बैडमिंटन खेल रही हूँ, तो वो मुझसे झगड़ते हैं कि अम्मा, हमें क्यों आप नकाब पहनाती हो, हमें क्यों पूरे पूरे कपड़े पहनाती हो। तो ये सारी चीजें जो थी, वो सब चीजें मेरे अंदर धीरे धीरे घर करती गई। और मैंने वहां से लौटने के बाद 2005 में उसकी नींव पड़ चुकी थी। वो प्रस्थान बिंदु आ चुका था जहां मुझे लगा कि अब मुझे उपन्यास लिखना चाहिए। लेकिन मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कश्मीरी जो लिबास है वो कश्मीरी कल्चर को जो रिप्रेजेंट करता है, वो तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो सारा का सारा ऊपर से नीचे तक ढककर ही पहनते हैं। नहीं नहीं, वो ढककर हिंदू मुसलमान बहुत दोनों पहनते हैं। लेकिन जब आप बिलीव नहीं करेंगे, 70 के दशक में तो ईरानी लड़कियां भी छोटी स्कर्ट पहनती थी। अफगानिस्तान में भी लड़कियां बहुत मॉडर्न तरीके से रहती थी। तो 70 के दशक में जैसे जो युवा लड़कियां रही होंगी और उनके आज के बच्चे हैं, मैं पारंपरिक लिबास की बात नहीं कर रही हूँ, एक आधुनिक पढ़ी लिखी स्त्री जो अपने उस पारंपरिकता से आजाद होना चाहती, मैं उसके लिबास की बात कर रही हूँ। कि 70 के दशक में हम सब अगर कश्मीर में होते तो हम सब वैसे ही मॉडर्न बेल बॉटम वगैरह पहनते। लेकिन अब उनके बच्चों को ये मयसर नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये सवाल तो आता है। अभी एक फिल्म आई थी राहुल पंडिता के की किताब पर, कश्मीरी पंडितों के ऊपर। आपने वो फिल्म देखी? नहीं नहीं दे, अच्छा हाँ, वो देखी मैंने, जो इन्होंने बनाई है विधु विनोद चोपड़ा ने। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि राहुल पंडिता ने भी उसमें डायरेक्शन या प्रोडक्शन ऐसा कुछ किया है उसमें, और उन्हीं का जी जी उपन्यास है। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। पर वो बहुत ज्यादा उस तरह से आतंकवाद को उठा नहीं सकी फिल्म। अच्छा, आपने अपने उपन्यास में उठाया आतंकवाद का मामला? बिल्कुल आतंकवाद को उठाया, क्योंकि मेरे से पहले जिन्होंने भी कश्मीरी उपन्यास लिखा, तो बिल्कुल ठीक एन आतंकवाद से पहले छोड़ दिया, क्योंकि वो खतरा उठा ही नहीं पाए। मेरा जो वसीम है, बिल्कुल यासिन मलिक का ही एक पैरेलल कॉपी है। बिल्कुल मैंने उसमें उसको उस तरह से एक कैरेक्टर की तरह लिया है। तो हालांकि एक उपन्यासकार जब कोई उपन्यास लिखता है, हालांकि हम लंबी बातचीत इस पर हो रही है कि एक संवेदनशील जो रचनाकार होता है, वो फिर वो आतंकवाद की जड़ तक भी जाने की कोशिश करता है। क्या आपने बिल्कुल, कोशिश की? आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो एक संतुलित उपन्यास है, उसमें किसी का भी कोई पक्ष नहीं लिया है। मैंने उस उपन्यास में ये कहा है कि मैं किसी समाधान को प्रस्तुत नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ उस गिरे हुए दिशा सूचक बोर्ड को सीधा खड़ा कर रही हूँ इस उपन्यास के बहाने, जो गिर पड़ा है। उसमें किसी का कोई पक्षधरता नहीं है।
उसमें आतंक की भी पक्षधरता नहीं है, उसमें सेना की भी पक्षधरता नहीं है, लेकिन दोनों के मानवाधिकार पे, मैंने सैनिक के मानवाधिकार की भी बात की है उसमें। तो मैंने वसीम के विचारों को भी एक दूसरी तरह से प्रस्तुत किया है। तो मैंने जुलेखा की स्थिति को भी रखा है। तो मैंने जमान नाम के उसमें एक पत्रकार है कश्मीरी, उसका भी जिक्र किया है। तो आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि उस उपन्यास में कश्मीर की उस समस्या जिसका चेहरा कुचल दिया गया है उसका जिक्र है, लेकिन कहीं मेरा उपन्यास समाधान प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि उस समस्या का कोई एक समाधान नहीं है। और साहित्यकार जनरली समाधान प्रस्तुत करता भी नहीं है, वो इंगित कर सकता है, बिल्कुल। वो अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से एक दिशा दे सकता है ताकि आप सोचने पढ़ेंगे वाले। अरविंद जी, तो मुझे लगेगा कि आप जो सोच रहे हैं कि मैंने शायद उपन्यास एक गहरा तौर पे लिखा हो, नहीं नहीं तो नहीं, आप मैं ये पढ़ेंगे नहीं तो सोच आपको रहा, खुशी होगी कि मैं ये नहीं ऐसा सोच रहा नहीं हूँ, है वो। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपकी रचना प्रक्रिया जिस पर आप बात कर रही थी अभी, तो जैसे अखबारों में निकला ये, जैसे मान लीजिए कि आपने जानकारियां इकट्ठी की, तो इसमें एक ये बात तो रहती है कि अखबारों में आपने देखा होगा, आप तो एक साहित्यकार हैं तो आप तो देखती भी होगी, अखबारों में या न्यूज चैनलों में या लोगों के द्वारा या राजनीतिज्ञों के द्वारा सच सामने नहीं आता है, लेखक को अपना खुद रिसर्च करना पड़ता है। बिल्कुल, मैंने खुद से रिसर्च किया। मुझे ऐसे में मित्रों से भी मिली जो दोनों तरह के मित्र थे। उसमें अश्वत्थ था, जो अश्वथी की तरह उस उपन्यास में है, कश्मीरी पंडित था। और दूसरे लोग थे उसमें आजुर्दा जो थे, शिया हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीजें। अब बहुत बहुत एनरिच्ड उपन्यास है, उसमें घटनाएं हैं जो आईना दिखाती हैं, घटनाएं ही ज्यादा है, वो घटना प्रधान उपन्यास है। घटना दर घटना वो पूरा का पूरा कश्मीर की समस्या में के बारे में एक पूरा एक चित्र है। अच्छा ये बताइए कि मतलब जी आपने काफी काफी पढ़ा, जैसे आपने बताया कि आपने काफी पढ़ा, हिंदी साहित्यकारों को काफी पढ़ा। जी। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि भारतेंदु या उनके समय से लेकर या थोड़ा पहले से किन किन रचनाकारों ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया? भारतेंदु से पहले, हाँ, मतलब मतलब भारतेंदु के, भारतेंदु से शुरू करते थे, चलिए भारतेंदु से ही शुरू करते भारतेंदु जी के बाद अगर मेरे को आप देखें तो मैंने विश्वंभर नाथ कौशिक की कहानी हमारे ताई कोर्स में चलती थी, छठी क्लास में। तो काकी के पैरेलल विश्वंभर नाथ जी की जो ताई कहानी थी, वो मुझे ज्यादा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक संपन्न कहानी लगती थी। और हालांकि काकी प्रेमचंद की और ताई दोनों हमारे उस कोर्स में थे। तो मुझे हमेशा लगा कि विश्वंभर नाथ जी की कहानी जो है, और वो उस तरह से प्रेमचंद के पैरेलल उस तरह से आ नहीं पाए। तो विश्वंभर नाथ जी को मैंने बहुत बाद में पढ़ा, भिक्खू जी को पढ़ा। मैंने बहुत, शैलेश मटियानी मेरे प्रिय लेखक रहे। और अगर यूं सोचे तो भारतेंदु जी का भी काफी कुछ पढ़ा, महादेवी जी को पढ़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कुबेर नाथ राय जी। और क्योंकि मैं हिंदी की छात्रा रही और गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, तो रामचंद्र शुक्ल जी का पूरा इतिहास वो जिस तरह से आया है, उसमें से पुराने कवियों को मैंने, जैसे केशव को अलग से ढूंढ के पढ़ने की कोशिश की थी। और घनानंद मेरे प्रिय कवि है। अगर हम भक्तिकालीन कवियों में जाएं तो मीरा को मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है। तो बहुत पहले से। और खाली भारतीय हिंदी साहित्य ही नहीं, मैंने बांग्ला साहित्य भी बहुत पढ़ा, मराठी साहित्य पढ़ा मैंने। खांडेकर जी को, एक सुभाष भिड़े नाम के एक लेखक हुआ करते थे, अब नहीं है। तो मतलब ये सब आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सब मैंने 10वीं तक बहुत कुछ पढ़ लिया था। आप ये बताइए कि जैसे भारतेंदु, मैंने जिक्र इसलिए किया था भारतेंदु जी का कि आपका एक उपन्यास है मल्लिका, जी और वो जो है वो भारतेंदु जी की एक प्रेमिका पर आधारित है। हालांकि भारतेंदु जी ने कभी उनको अपना प्रेमिका घोषित नहीं किया, कई कारण रहे होंगे। और चूंकि भारतेंदु जी
कि तो कई और प्रेमिकाएं भी थी। और वो जो मल्लिका है, मल्लिका बाल विधवा थी शायद मेरे ख्याल से। जी। और हालांकि ये उपन्यास मैंने आपका पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि उसके फुटकर फुटकर चीजें मैंने भी पढ़ी हैं। और कुछ चीजों को लेकर भारतेंदु जी से मेरी असहमति हमेशा से रही है। तो मल्लिका उपन्यास लिखने की एक तो प्रेरणा आपको क्यों, मतलब क्यों आपने, कहाँ से मिली और क्यों लिखा आपने? दूसरा मुझे ये बताइए कि क्या कारण रहा होगा कि भारतेंदु जी ने उनको एक तो स्वीकार नहीं किया अपनी जिंदगी में, कहीं भी उन्होंने बोल्डली ये नहीं कहा कि वो हमारी खास प्रेमिका हैं। दूसरा वो शायद मल्लिका लिखती भी थी। हाँ, मल्लिका लिखती थी और बहुत सारी चीजें मल्लिका से जुड़ी हुई। तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? जब आपने रिसर्च किया इस पर लिखने के लिए तो काफी कुछ आपने इकट्ठा किया होगा, बिल्कुल आपको क्या बिल्कुल लगता है? अरविंद जी, मल्लिका को भारतेंदु जी ने बिल्कुल स्वीकारा है, उनके साथ उनका फोटो है। और उन्होंने एक पत्र उदयपुर से, जब वो महाराणा मेवाड़ के अतिथि रहे थे और काफी बीमार थे और लगभग मरने से कुछ महीनों पहले, उन्होंने अपने भाई को एक पत्र लिखा था। वो उस पत्र का जिक्र और भी जगह पे मिलता है कि मल्लिका मेरी पत्नी ही नहीं है, धर्म की सहधर्मिणी है, या उन्होंने धर्म पोषिता, मेरी धर्म पोषिता है, और तुम उसका ख्याल रखना, उसको 50 रुपए महीने देना। और मल्लिका से मेरा एक प्रगाढ़ रिश्ता रहा है। ये पत्र बाकायदा मिलता है, पेंसिल से लिखा हुआ, और ये बहुत सारी बताइए, जगहों। नहीं ये ठीक कहा आपने, जब आज आदमी मृत्यु के निकट पहुंचता हाँ, है उस ना? ये मैं कहूंगी, उन्होंने भारतेंदु मंडल, जिसमें ये बड़े बड़े लेखक और शामिल किए, उन्होंने मल्लिका को शामिल नहीं किया। इस बात की शिकायत है मुझे, और इस शिकायत को मैंने मल्लिका में दर्ज भी किया है कि भारतेंदु मंडल में मल्लिका क्यों छूट गई, जबकि वो उपन्यास शब्द, हिंदी में उससे पहले आख्यायिका शब्द इस्तेमाल किया जाता था, या आख्यान शब्द इस्तेमाल किया जाता था। मल्लिका उनके जीवन में आई और उपन्यास शब्द, इस विधा को लेके जो इसकी शब्द जो लेके आई, तो वो बांग्ला से हिंदी में आया, मल्लिका के जरिए आया, जैसा कि मेरा अनुमान है। तो मुझे लगता है कि उनको भारतेंदु मंडल में शामिल करना चाहिए था। ये एक बात थी। और दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी उनको बहुत पीछे धकेल दिया गया। अगर कुमुदनी उपन्यास उनका छप गया होता तो परीक्षा गुरु से पहले लिखा गया था वो उपन्यास। हाँ, भारतेंदु जी की और भी कुछ बातें हैं जो कि वो बहुत सतर्क होकर के रहते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी छवि खराब हो गई। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी छवि तो उनकी, बार बार विरोधाभासी छवि को भी मैंने इसमें उभारा है कि वो एक तरफ लेवी का विरोध करते थे और दूसरी तरफ महारानी और उनके पुत्र के आने की जय जयकार भी करते थे, पोस्टर बनवाते थे। तो एक, मुझे लगता है कि जब आप एक महानता हासिल करते हैं या आप कोई बहुत बड़े काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में विरोधाभास आते हैं। और भारतेंदु जी तो अपने विरोधाभासों से ही बने हुए, उन्हीं विरोधाभासों से गढ़े हुए एक महान व्यक्ति थे। हाँ, ये पंचकन्या जो है आपका, इस पर थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा बताइए कि इस पर जानना चाहते हैं, लोग भी जी जानना चाहते हैं। जी जी, जब मैंने पंचकन्या लिखा तो उसके पहले एक प्रदीप भट्टाचार्य जी, बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, द वुमन ऑफ सबस्टेंस। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो मैं हिंदी नेस्ट के लिए मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया था, और काफी एक पुस्तकाकार लेख था। उसमें भारतीय मतलब स्त्री विमर्श पे उन्होंने बात की थी कि वाई नॉट, मतलब हम क्यों बाहर से आयातित करते हैं स्त्री विमर्श, और क्यों नहीं हम अपनी जो पंचकन्याएं हैं इनके जीवन में से खोज कर उस दर्शन को ले पाते। कि जैसा कि कहा जाता है कि ये पंचकन्याएं, इनके प्रातः स्मरण मात्र से हमारे संकट मिट जाते हैं। और ये स्त्रियां ऐसी थी जो कन्याएं कहाई गई, लेकिन उनके एक से अधिक पुरुषों से संबंध रहे। और जैसे द्रौपदी 5 पति रहे, अहिल्या, इंद्र और गौतम दोनों से उनके संबंध रहे, तारा, कुंती, मंदोदरी,
तो इन सबको कन्या कहा गया। तो उसमें वो ये प्रतिपादित करते हैं कि अगर ये कन्या तत्व है तो इसका मतलब है कि आप किसी भी पुरुष की छाया से अपने आप को बचाकर, अपने अस्तित्व को बचाकर, अपना मेडन स्वरूप बचाकर आप कन्या बनी रही हैं। तो वही एक स्त्री विमर्श है कि हम पुरुष की छाया से अलग एक अपना अस्तित्व बनाकर। तो मुझे लगा कि यहाँ से मुझे इन पंच कन्याओं के पैरेलल कुछ 5 आधुनिक पात्र गढ़ने चाहिए जो इनसे मिलते जुलते हों, और कहीं ना कहीं भारतीय पुराणों में छुपी हुई इस स्त्री विमर्श को मुझे सामने लाना चाहिए। तो एक छोटी सी कोशिश मैंने की कि क्यों हम बाहर से आयातित करते हैं किसी भी विमर्श को, क्यों नहीं हम अपने यहाँ भी अपनी जड़ों में भी उस विमर्श को खोज सकते हैं। क्यों हम सिमोन द बाउवार का ही स्त्री विमर्श, जो कि भारतीय स्त्री पे चिपका दिया जाता है, जबकि वो उसको सूट नहीं करता, क्योंकि भारतीय स्त्री अपनी स्त्रीत्व से प्यार करती है, अपनी कोमलता से प्यार करती है, अपने श्रृंगार प्रियता से, नृत्य से, संगीत से प्यार करती है। तो जैसे एलिस वॉकर भी कहा करती है कि मुझे फेमिनिज्म से ज्यादा मैं क्लोज टू वुमेनिज्म को मानती हूँ, क्योंकि अगर लैटिन अमेरिकी औरत है या अफ्रीकन औरत है, उसको पाश्चात्य औरतों का फेमिनिज्म उसके ऊपर फिक्स कर दिया जाए और या उन खांचों में उसे खड़ा कर दिया जाए तो वो सूटेबल नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हर देश को अपनी जड़ों के हिसाब से अपना स्त्री विमर्श या अपना फेमिनिज्म या अपना वुमेनिज्म ढूंढना चाहिए। तो बस वो एक छोटी सी कोशिश थी कि उन पंचकन्याओं के बरक्स मैंने 5 ऐसे पात्र गढ़े जो उनसे मिलते जुलते थे और जो अपनी आजादी की बात करते थे। ये अभी आपने बात की स्त्रियों की जड़ों के बारे में। जी। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ये स्त्रियों की जड़ों से क्या मतलब है आपका? स्त्रियां तो सदियों से गुलाम रही हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो से लेकर के, और अगर देखा जाए तब भी गुलाम तो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका कहीं भी से नहीं रहा। अगर स्त्रियां पूरी तरह गुलाम होती तो आज हम धीरे धीरे, उन्होंने देखिए, अगर हम आदिम समय में जाएं, अगर हम अपने ही आदिकाल की बात करें तो स्त्रियां गुलाम नहीं थी। हमारे भारत के उस काल में जाएं तो हमारे यहाँ लोपामुद्रा भी थी, हमारे यहाँ गार्गी थी, हमारे यहाँ मैत्रेयी थी। तो बहुत सारी ऐसी स्त्रियां रही हैं जो विदुषी थी और जिन्होंने अपने अधिकारों की बात की। गार्गी ने लेकिन आपको तो आपने पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा कि पहले मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। बिल्कुल, हमारे नॉर्थ ईस्ट में आज भी मात्र सत्तात्मक समाज है। तो ये एक ट्रांजिशन जो हुआ मात्र सत्तात्मक से पुरुष सत्तात्मक समाज में, तो काफी कल्चर भी तो बदला उसके बाद से। हाँ, बिल्कुल बदला। मैं ये कहती हूँ कि बिल्कुल बदला कल्चर, लेकिन क्या हम मतलब पाश्चात्य से आयातित स्त्री विमर्श पाश्चात्य की तो छोड़िए, बिल्कुल आपने सही कहा। जड़ों की जब हम बात करते हैं, अपने जड़ों की बात करते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत दूर तक नहीं ले जाते। जैसे मान लीजिए कि संस्कृति की हम बात करते हैं, संस्कृति जैसे कई बार लोग कहते हैं भारतीय संस्कृति, तो एक सवाल उठता है ना कि आप किस संस्कृति की बात कर रहे हैं, आप मतलब कब, मतलब इतिहास को कहाँ से लेके, क्योंकि संस्कृति भी तो अर्न की जाती है, संस्कृति का भी सृजन होता है। आज अगर हमारा समाज बदल जाएगा, खुल जाएगा, तो हमारी संस्कृति डिफरेंट हो जाएगी। बिल्कुल, मैं संस्कृति को उस पारंपरिक शब्दों में बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहती। मैं केवल उन चरित्रों की बात करती हूँ कि जिनसे हम कुछ कुछ अंश ले सकते हैं। और जैसे कि हम कश्मीर के संदर्भ में भी बात कर रहे थे और आपने कहा वस्त्र, तो स्त्रियां तो अपने आप को निरंतर आधुनिक बनाती जाती हैं और धीरे धीरे अपनी बेड़ियों को काटने में लगातार लगी रहती हैं, चाहे वो पुराणों के समय में हो या हम आज के समय में हो। तो हर बार जो कोई स्त्री एक उदाहरण के तौर पे खड़ी होती है अपने अस्तित्व को लेकर, तो मैं उन स्त्रियों की बात कर रही हूँ। मैं किसी परंपरा और किसी उसकी बात नहीं कर रही, मैं उन स्त्रियों की बात कर रही हूँ जिन्होंने उदाहरण पेश किए। तो उन उदाहरणों को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके हम कहीं ना कहीं अपनी पूर्व पीढ़िका के ऊपर खड़े होकर अपना खुद का फेमिनिज्म ढूंढ सकते हैं।
वहां हमें जरूरी नहीं है कि वो जैसे ब्रा बर्निंग मूवमेंट चला, तो या वहां पे जिस तरह से स्त्री विमर्श का ये मतलब नहीं है कि हम मूंछों पे ताव देने लगे। हम स्त्री होकर भी आजाद हो सकते हैं। हमें पुरुष होने की दिशा में नहीं बढ़ना है कि हम मेरा ग्लास ड्रिंक का ग्लास हाथ में लेकर या इसी तरह से हम आजाद होंगे। तो मुझे यहाँ ये लगता है कि हम बहुत सारे भारतीय उदाहरणों के साथ या बहुत सारे पाश्चात्य उदाहरणों के साथ अपना एक आजादी का एक पीठिका गढ़ सकते हैं और उस पर खड़े होके कह सकते हैं हम आजाद हैं। आप तो सिर्फ लेखिका नहीं है, मैंने ये सवाल इसलिए आपसे किया था कि आप जो हैं वो वेल रेड राइटर हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि एक प्रवृत्ति हमारे साहित्य में चलती है कि आदमी कम पढ़ता है और फिर भी लेखक बन जाता है, और वो अपनी कहानियों के बल पर, शिल्प के बल पर वो लंबा सफर भी तय कर लेता है, और पुरस्कार तो मिल ही जाते हैं आजकल बहुत आसानी से। मैंने इसीलिए सवाल किया था कि कुछ चीजें हैं जैसे कि जिस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे गहने हैं मान लीजिए, जी, श्रृंगार है मान लीजिए, है ना, सजना संवरना है मान लीजिए, तो ये चीजें निरपेक्ष नहीं, ये भी सापेक्ष हैं। असल में सजना किसके लिए, जी, है ना। अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करें तो जो आप ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं, है ना, ब्यूटी जी, जी, कंटेस्ट होते ब्यूटी हैं, कॉन्टेस्ट भी हमारे यहाँ बाहर से आए। हाँ ब्यूटी कंटेस्ट होते हैं, तो वो और बीच बीच में कभी बार ये होता है कि गोरा रंग कैसे प्राप्त करें, अपने स्किन को गोरा कैसे करें, ये क्रीम वो क्रीम फलाना ढिमाका, तो वो सापेक्ष होता है। मतलब यह नहीं कि बिल्कुल, आज की तारीख में जो बाजार है वो बाजार गवर्न करता है पुरुष, मतलब ये आप इससे मतलब बिल्कुल सहमति सहमत हूँ होंगे। मैं इस बात से, बिल्कुल। तो वो जितने मानदंड गढ़ता है वो स्त्री को आजादी के नाम पर, एक तो स्त्री का पहलू वो था कि जब वो दासी हुआ करती थी, जब वो सामंती व्यवस्था में अगर आप देखें, फिर धीरे धीरे उसका ट्रांजिशन हो, और आज जो बाजार ने उसे लपक लिया है। यहां तक कि मुझे बड़ी हंसी आती है कि अगर मैं दाढ़ी बनाने की क्रीम का पोस्टर देखता हूं तो उसमें लड़की का क्या काम है, तो वो लेके आते हैं ताकि लोगों का ध्यान वहां जाए। तो यानी कि बाजार ने उनको डिफरेंट तरीके से आजादी बिल्कुल के नाम पर, ऑब्जेक्टिफिकेशन, एक स्त्री का ऑब्जेक्टिफिकेशन तो हुआ, है ना। और उसी तरह से कुछ और सवाल हैं जो कि मेरी भी चिंता का विषय है कि जैसे अगर आप देखें तो बहुत सारे व्रत जो होते हैं, चाहे वो पति के लिए किए जाए चाहे पुत्र के लिए किए जाए, है ना, जी, वो अधिकांशतः महिलाओं के मत्थे मढ़े गए हैं। पुरुषों के मत्थे इस तरह का कोई व्रत है नहीं कि जी, आज बिल्कुल, तक मैंने बिल्कुल। ये नहीं सुना कि किसी पति ने, मैंने यहाँ तक कि सावित्री ने अपने पति के प्राण जाके यमराज से ले लिए, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी पुरुष ने जाकर के यमराज से अपनी पत्नी को वापस ले बिल्कुल लिया हो? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो मैं मानती हूँ कि हमारे बल्कि पाश्चात्य, अगर हम वो पाश्चात्य मिथकों में भी जाएं, हमारे मिथकों में जाएं या किसी भी ऐसे मिथकों में जाएं, तो वहाँ चीजें पुरुष की मानसिकता के आधार पे बदल दी गई हैं। तो बाजार तो आज की देन है, लेकिन श्रृंगार प्रियता स्त्री की बहुत पुरानी है। अगर आप श्रृंगार प्रियता, नृत्य प्रियता या उसका सजना संवरना कहें, तो अगर इसमें से बाजार एक्सक्लूड भी कर दें तो स्त्री तो फूलों से भी सज लेती है। उसको फूल भी मिल जाए तो वो सजने से बाज नहीं आएगी। उसको मिट्टी के भी गहने मिल जाएंगे, या वो तो जैसे कि हम उसका पोई का फल होता है लाल, तो उसमें कनुप्रिया में जिक्र है कि कृष्ण उनको महावर लगा रहे। तो स्त्री तो प्रकृति के इतने निकट है कि वो प्रकृति के सारे चीजों से भी श्रृंगार कर सकती है। तो उसके लिए, उसको श्रृंगार के लिए बाजार की जरूरत नहीं है। हाँ, बाजार ने उसकी जरूरतों को हाईजैक जरूर कर लिया। बाजार ने एक मापदंड स्थापित किए कि ये होना सुंदर है। वरना आप हमारे यहाँ देखिए तो द्रौपदी तो कृष्णा ही थी, द्रौपदी तो सांवली ही थी, और उसके सौंदर्य के इतने चर्चे थे कि उसको अपने सौंदर्य का प्रतिदान देना पड़ा। तो मुझे लगता है कि श्रृंगार प्रियता को
आप बाजार ने नहीं दी, स्त्री की श्रृंगार प्रियता को बाजार ने एक्सप्लॉइट किया है। और इसी स्त्री। तरह से उसका जो मोह थे पुत्र और पति को लेकर, उसको ब्राह्मणों ने और उसको परंपराओं ने, उसको धर्म ने उसको एक्सप्लॉइट किया। मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को, उसकी कोमलता को और उसकी श्रृंगार प्रियता को तरह तरह से पितृसत्तात्मक शक्तियों ने दोहने की कोशिश की। तो ये जो उसके एग्जैक्टली। अंदर की जो चीजें हैं वो समाप्त नहीं होंगी। पुत्र के लिए मोह समाप्त नहीं होगा, पुत्री के लिए, संतान के लिए मोह समाप्त नहीं होगा। लेकिन एक कोई पंडित आके अगर उसको कहेगा कि भाई उसकी लंबी उम्र के लिए, शायद वो कर लेगी। तो ये उसकी अपनी जिजीविषा है, उसके अपने मोह है, उसका अपनी चीजों के प्रति उसका एक मोह है, उसको बार बार एक्सप्लॉइट किया गया। इसमें मुझे नहीं लगता कि स्त्री का कोई रोल है। आपको नहीं लगता कि प्रकृति ने स्त्री को बहुत इत्मीनान से बनाया हो, खूबसूरत ही बनाया है, तो उसको सजने की क्या जरूरत है? सजना आप किसे कहते हैं? कि सजना वो है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें। सजना वो नहीं है कि आपको एक कहीं बेले की मैं कली दिखी और स्त्री ने बालों में गूंथ ली। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो ऊंचे ऊंचे पोस्टों पे होती हैं, और मतलब कि बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, विद्वान होती हैं, पॉलिटिक्स में भी होती हैं, तो उनका चेहरा ही उनकी खूबसूरती होती है, उनकी बातें ही बिल्कुल उनकी खूबसूरती होती हैं। वो जो मतलब लेखिका जो लिखती है वही उसकी खूबसूरती है बिल्कुल ना? बिल्कुल। अब लता मंगेशकर जी जो गाना गाती हैं, तो ये उनकी खूबसूरती है। अब हाँ, कोई ये पर लता कहे। मंगेशकर जी की भी कुछ पसंद है। जैसे मैं यतीन्द्र मिश्र की किताब पढ़ रही थी, तो उसमें लता मंगेशकर जी भी एक खास किस्म का तेल लगाती हैं, एक खास किस्म की सिल्क पहनती हैं। तो हर स्त्री की पसंद होती है। ऐसा नहीं कि पुरुष श्रृंगार प्रिय नहीं होते, तो वो दाढ़ी क्यों बनाते हैं, धोती क्यों नहीं पहनते, क्यों पतलून पहनते हैं। ऐसे तो दोनों जेंडर्स को लेके उनकी पसंद और नापसंदगी को लेके बात आ सकती है। कुल और मिलाकर मैंने तो देखा है कि कई पुरुष ज्यादा श्रृंगार प्रिय होते हैं। कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में स्त्री विमर्श के मुद्दे कुछ और होने चाहिए, बिल्कुल ना कि आयातित होने चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, जब समाज में पहली बात तो हमारे सामने समस्या ये है कि अभी भी आप पढ़ती होंगी कि अ, अ, नौकरियों में कई बार ऐसा होता है कि वुमेन आर लेस पेड देन मेल्स। बिल्कुल, श्रम की मूल्य उनको कम मिलता है मजदूर लेवल पे, जहां पे मिलना और चाहिए। अक्सर अक्सर ये पढ़े लिखे पुरुष भी ये कह देते हैं कि जैसे जैसे ये कॉमन है। मैं तो एक ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ डॉक्टर्स की भरमार है। मैं स्वयं एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में ही हूँ। तो अ, अगर मान लीजिए कोई सर्जन है लेडी, और पुरुष की अगर तबीयत खराब हुई, तो उसका कॉन्फिडेंस एक बार हिल जाता है कि पता नहीं इससे ऑपरेशन कराना मुझे नहीं, चाहिए कि नहीं। बल्कि मैंने एयरफोर्स में मैं जब लेडी ऑफिसर्स आई, तो मैंने देखा कि पुरुषों का नजरिया एकदम, अरे इसको तो फिर हर महीने 5 दिन की छुट्टियां चाहिए होंगी, अरे ये तो बहाने बनाती हैं, अरे ये तो ऐसा करती हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, और कई बार मैं लेडी ऑफिसर्स को पुरुषों से ज्यादा काम करते हुए देखती थी। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हम महिला लेखन क्यों कह देते हैं। इस बात पे भी हमें आना चाहिए कि जब हाँ हाँ, वो कोई भी महिला आप। पायलट होती है तो उसकी उड़ान को तो हम फीमेल फ्लाइट नहीं कहते, तो यहाँ हम महिला लेखन क्यों कहते हैं। और आप मैंने फ्लाइट में भी देखिए मैंने कि कोई मैंने महिला एक पायलट उड़ा रही होगी तो लोग डर जाते हैं। मैंने एक खबर पढ़ी थी, और ये खबर सच्ची है, कि जब फर्स्ट बोइंग प्लेन के लिए महिला पायलट को रखा गया था, तो ये किसी को बताया नहीं गया, पैसेंजर्स को, कि इसे कोई महिला उड़ा रही है। लास्ट में जब वो लैंड कर गया, तो जब थैंक्स दिया गया, तो थैंक टू मिस फलाना फलाना करके बताया गया। और ऐसा इसलिए किया गया कि पता चलता कि महिला उड़ा रहे तो आधे लोग उतर जाते कि नहीं, एक। बल्कि मैंने देखा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में हमारे यहाँ जो फीमेल पायलट्स हैं, हेलीकॉप्टर की पायलट्स हैं, बल्कि आप हमारे यहाँ जो गजराज है उसकी पायलट्स महिलाएं होती हैं बहुत सारी। तो वो इतना विशाल जहाज है, उसको मैंने देखा कि
बहुत सेफली लैंड करती है। मैंने देखा बहुत स्मूथ लैंडिंग होती है उनकी। और मुझे लगता है कि महिलाएं अंत समय तक घबराती नहीं है। मुझे कई बार लगता है कि पुरुष आखिरी समय पे घबरा जाता है। और एक कहानी मैंने लिखी थी एयरफोर्स पे ही, तो मे डे करके। तो उसमें वो सच्ची कहानी है कि उसमें पत्नी एटीसी ऑफिसर है और पति का क्रैश हुआ है, और वो कैसे हैंडल करती है उस सिचुएशन को। और ये सच्ची कहानी थी कि पत्नी यहाँ पे बैठी है और उसको पता है पति गलत दिशा में मुड़ गया और अब उसको बिल्कुल जमीन में ही जाना है, क्योंकि भ्रम हो जाता है जब आप आकाश में होते हैं, तो सितारों और रोशनियों में भ्रम हो जाता है। तो आप आकाश की ऊपर उठने की जगह नीचे चले आते हैं। तो वो उस भ्रम के तहत नीचे आ गया था। उस वक्त उसकी पत्नी देख रही थी कि वो रडार से कैसे गायब हुआ है, और कैसे उसने उस सिचुएशन में बिना पैनिक किए कैसे उसको निभाया, कैसे उसे लास्ट सैल्यूट्स दिए। आप देखिएगा, आपने देखे होंगे बहुत सारी महिलाएं जब अपने पतियों को लास्ट सैल्यूट्स देती हैं, खुद ऑफिसर होते हुए, एक आंसू नहीं बहता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उनके दिल में दर्द नहीं होता होगा? तो मुझे लगता है कि महिलाएं ऐसी स्थितियों को बहुत बहुत बारीकी से हैंडल करती हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक बारीकी होती है, तो उनके जहन में भी एक बारीकी होती है, उनके इमोशंस भी बहुत बारीक होते हैं। तो हम कहीं से भी स्त्री को कमजोर तो कह ही नहीं सकते। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो उनके अपने पूर्वाग्रह हैं। इसीलिए स्त्री जब किसी को प्यार करती है, किसी पुरुष को, तो टूट के प्यार करती है। पुरुष जो होता है वो प्यार का इस्तेमाल करता है। घृणा भी टूट के करती है, लेकिन जब करती है। हाँ, वो तो वो भी है, वो भी बात सही है। अब कुछ और बातों पे हम लोग बात करते हैं। जी। पहली बात तो ये है कि जो आज रचनाएं लिखी जा रही हैं, और जाहिर सी बात है आजकल आज खूब लिखा जा रहा है, जी। तो एज ए लेखिका और एज ए स्थापित लेखिका जब उन रचनाओं से आप गुजरती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनमें वो थोड़ा विकास हुआ है, मतलब सोचने का दायरा बढ़ा है, शिल्प में कोई चेंज आया है, या अभी भी वो पुरानी चीजों को ही रिपीट कर रही हैं? अगर मैं महिला लेखन की तरफ जाऊं, तो मुझे एक छोटी सी खुशी तो ये होती है कि मैंने फेसबुक महिला के लेखन का जरिए। मैंने महिला हाँ। लेखन का नाम ले लिया, मैंने एक नहीं नहीं, रचना। अगर जी रचना उसमें जाएं तो देखिए कि कई लोग उसमें गृहिणियां भी हैं, फेसबुक के जरिए ऊपर आके लिख रही हैं, लेकिन उनको अनुभव तो नहीं है। उनका लेखन तो आप उसको औसत भी नहीं कह सकते, बहुत कई बार बहुत बिलो एवरेज भी लेखन होता है। पर फिर भी मुझे ये खुशी होती है कि चलिए उनके अंदर एक आग तो आई। पर मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ, प्लीज पहले बहुत सारा पढ़ लो, तब आप लिखो, तो शायद शिल्प और भाषा को लेके जान सको। तो एक फिल्टर की कमी, जैसे हम आज सुबह भी बात कर रहे थे, एक फिल्टर की कमी तो है। संपादक नाम से एक फिल्टर हुआ करता था, आलोचक नाम से एक फिल्टर हुआ करता था, वो फिल्टर आज हिंदी साहित्य से गायब हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पाठक होता है, ज़हीन पाठक जो होता है, वो अच्छे बुरे में पहचान कर लेता है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जैसे विदेशों में हमेशा बार बार आप ब्रश अप होते हैं, या बार बार क्रिएटिव राइटिंग पे बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं। तो मुझे लगता है कि नए आने वाले लोगों को वर्कशॉप्स की जरूरत है, कि क्रिएटिव राइटिंग पे वर्कशॉप्स हो, क्योंकि हो सकता है वो नहीं पढ़ना चाहते, वो कहते हैं कि हमें नहीं पुराना पढ़ना, या हमें नहीं पढ़ना भारतेंदु जी, हमें नहीं पढ़ने हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमें नहीं पढ़नी बाण भट्ट की आत्मकथा। तो अगर वो आज के समय को भी लिखना चाहते हैं, तो भी मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी या कलात्मकता या कहीं शिल्प का प्रयोग, उस सब को लेकर कहीं ना कहीं उन्हें या तो सेल्फ ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर बार बार हिंदी जगत में कुछ वर्कशॉप्स होनी चाहिए। क्योंकि आप आने वालों को रोक नहीं सकते, अगर वो लिखना चाहते हैं, उनके अंदर शिद्दत है, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो अच्छा लिखे, ये मेरा आग्रह उनसे हमेशा रहता है। जैसे मैं हिंदी नेस्ट का संपादन करती हूँ, तो मैं बार बार उनको लिखती हूँ कि प्लीज इसे और क्रिएटिव बनाइए। जैसे राजेंद्र यादव जी को मैंने पहली कहानी भेजी थी, तो उन्होंने सखेद वापस की थी। वो कमी मैं आज महसूस करती हूँ कि आजकल कोई भी सखेद वापस नहीं करता। भाषा का जो वाक्यांश होते हैं वो भी पूरे गड़बड़ होते हैं जब लिख रहे होते हैं नए लोग।
तो मुझे लगता है कि राजेंद्र यादव जी ने जिस तरह से, या हम, मैंने साक्षात्कार को अपनी कहानी भेजी थी, तो बाकायदा लंबे लंबे पत्र आया करते थे कि मनीषा कुलश्रेष्ठ, आपकी भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन आपने जो ये शिल्प रचा है या ये जो कथानक लिया है, इसमें बहुत लिखा जा चुका है, प्लीज इस कुछ नया करो, प्लीज कुछ नया लिखिए। तो मुझे लगता है अगर हम इन लिखने वालों के अंदर एक शिद्दत है, अगर वो लिखते रहना चाहते हैं, तो क्या इनको हम गाइड नहीं कर सकते? इनको हम अ, खारिज करने की जगह, अगर कॉरपोरेट से आ रहा है तो नया लाएगा, अगर कोई फैशन मॉडल आ रही है या कोई ट्रांसजेंडर पर्सन आ रहा है, तो वो अपनी फील्ड से कोई ना कोई अनुभव तो लाएंगे। हमें हमें जरूरत है कि हम उनको थोड़ा सा ब्रशअप करें, उन्हें थोड़ा सा स्वागत करें और उनको थोड़ा सा बदलने की, थोड़ा सा क्रिएटिव करने की, थोड़ा सा कलात्मक करने की कोशिश करें। खारिज करने से तो काम नहीं बनेगा ना, वो सोचेंगे हिंदी साहित्य जगत कितना रूड है। एक सवाल और है आपसे कि अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो महिलाओं को, महिला रचनाकारों को उनका ड्यू मिला है कि नहीं मिला है? बिल्कुल भी नहीं। ना तो आप देखिए तो महादेवी जी के बाद एक बहुत लंबा गैप आ जाता है, बहुत लंबा गैप आता है, उसके बाद आके कृष्णा सोबती जी को वो जगह मिलती है। तो ये जो लंबा गैप ही हमें बताता है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने लिखा नहीं। जैसे भारतेंदु के काल में भी अगर हम देखें तो राजेंद्र बाला, बंग महिला, ये सब महिलाएं थी जो कई बार अपने नाम से, कई बार छद्म नामों से लिखा करती थी। उन मल्लिका, उनको कोई दे नहीं मिला। उसके बाद भी मीरा को देखें तो मीरा ने विद्रोह किया और सड़क पे आ गई, तब वो लिख सकी। अगर वो अपने ही राज परिवार में रहती होती तो शायद वो नहीं लिख पाती। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के साथ ज्यादती तो हुई। आप देखिए कितनी महिला संपादक हैं अकादमियों में, कौन कौन सी कन्वीनर आज तक महिला बनी हिंदी की? कोई भी नहीं बनी है। महाश्वेता देवी बांग्ला में बन गई, और भी भाषाओं में आपको साहित्य अकादमी में महिला कन्वीनर मिल जाएगी, लेकिन हिंदी जगत में पॉलिटिक्स के चलते कभी कोई महिला कन्वीनर नहीं बनी। और आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, संपादन नहीं मिला किसी परिषद में। मैत्री पुष्पा जी को जब मिला था तो हमें खुशी हुई थी। और आप देखिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं ना, तो ये बोला जाता है कि 5 साल से पुरुषों को दे रहे हैं, अब एक महिला को दे दें। तो ये 5:1 का जो साहित्य अकेडमी, ज्ञानपीठ, ये चलता है, तो ये दिखाता ही है कि महिलाओं के साथ थोड़ा दोयम व्यवहार तो होता ही है। और जो महिला लेखन करके जो एक गोला बना के कहा कह दिया जाता है ना, उधर जाके खेल, इससे मुझे बहुत आपत्ति होती है। और ये कहा जाता है राजनीतिक उपन्यास नहीं लिख सकती महिलाएं। मन्नू जी ने महाभोज लिख के दिखाया। तो इवन शिगाफ अगर आप कहें तो एक राजनीतिक उपन्यास है। तो इस तरह का जो ये दोयम व्यवहार है, ये हिंदी में चलता है। और हिंदी में सिर्फ एक पोस्टर की तरह या एक प्रोजेक्शन की तरह महिलाओं को, कि हाँ हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, हम महिलाओं को जगह देते हैं, तो अभी भी है। और किसी भी नई जगह से, जैसे मैं एक सेनाधिकारी की पत्नी थी और हिंदी साहित्य में आई, तो शुरुआत में मेरे लिए कहा गया, अरे ये तो क्या गांव के बारे में लिखेंगी, ये तो ड्राइंग रूम में बैठ के कहानियां लिखेंगी, जबकि मेरा बचपन मरुस्थल में बिल्कुल गाँव में बीता है। बिल्कुल गाँव की बैकग्राउंड रही है वो। बात अलग है कि सेना में जाने के बाद आपके अंदर बदलाव आ जाते हैं। तो बार बार ये जताया जाता है, बार बार ये जताया जाता है कि नहीं नहीं महिलाएं क्या लिखेंगी। तो शायद ये अब खत्म होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आप क्या सोचती हैं कि लेखन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जैसा कि हमेशा लोग कहा करते हैं कि समाज को बदलने के लिए लेखन का उद्देश्य होता है, लेकिन मैं इस बात में विश्वास नहीं रखती। मुझे लगता है कि लेखक आपको पूरा का पूरा एक परिदृश्य सामने दिखा देता है। जैसे कि पिकासो ने गुएर्निका पेंटिंग दिखा दी, उसे एक शब्द नहीं कहा उस युद्ध और उस अत्याचार के बारे में। लेखक का भी वही उद्देश्य होता है कि वो आपको समूचा का समूचा परिदृश्य लाके खड़ा कर दे। आप उसमें से अपने समाधान, आप उसमें से अपना विचार, आप उसमें से अपनी वैचारिकी, आप उसमें से अपना रुझान या अपना पक्ष,
अपना ढूंढे। जो लेखक पहले से ही पक्षधरता तय करके चलते हैं, मुझे लगता है उनके उद्देश्य में कहीं ना कहीं खोट होती है। आपका काम है तटस्थ रहकर, लेखक को बिल्कुल तटस्थ रहकर पूरे के पूरे परिदृश्य को सामने रख देना चाहिए। और उसमें से ये जिम्मेदारी लोगों की, जैसे कि एनिमल फार्म की मैं बात करूं, कहीं पर भी लेखक ये नहीं कहता है कि वो किसी उस विचार को डेस्टॉर्ट होते हुए दिखा रहा है। जिस विचार जो लेकिन विचार उसका एनिमल फॉर्म लिखने के पीछे तो उद्देश्य था लेखक का। हाँ बिल्कुल उद्देश्य था, लेकिन उन्होंने कहीं ऐसे उस एनिमल फार्म में कहीं बार बार ये नारे की तरह नहीं इस्तेमाल किया है। नहीं, उद्देश्य था तो बहुत जैसे सटल तरीके से। जैसे मान लीजिए कि प्रेमचंद ने सदगति की कहानी लिखी या ठाकुर जी का कुआं लिखा, जी। तो या नमक का दरोगा भी देखिए आप। हाँ हाँ, तो उन्होंने लिखा, या चलिए वो नशा उन्होंने कहानी लिखी, तो उसमें जी उनकी जो पक्षधरता तो साफ नजर आती है। नहीं, पक्षधरता आप देखिए ना घटनाओं में है। ऐसे नहीं है कि जैसे आप नमक का दरोगा में वो छोड़ देते हैं पाठक के ऊपर कि बिल्कुल। और आप गोदान में भी कहाँ पक्ष धरता है, जिस तरह से वो एलीट पार्टी भी दिखा रहे हैं, और उस तरह से वो बिल्कुल लेकिन लेकिन किसानों का दुख दर्द तो उसमें बहुत ही हाँ। तो आप देखिए ना, उन्होंने बिल्कुल कहीं भी किसानों से कोई नारेबाजी नहीं कराई है। उस दुख दर्द को ऐसा का ऐसा रखा है। और वहां पे जो कौन था वो नायक, एलीट नायक, जो मैं अभी नाम भूल रही हूँ, जो वो पार्टी होती है और वो जो एक संभ्रांत लोग हैं, उनके बीच की बहस को भी दिखाया है। तो वहां उन्होंने सारा का सारा दारोमदार पात्रों पे छोड़ा है, किरदारों पे छोड़ा है। किरदारों के आपसी संघर्षों में से कोई समाधान निकलते हैं। लेखक शुरू से पहली लाइन से समाधान देता हुआ नहीं चलता है। नहीं प्रेमचंद के नहीं, पास तो कहानी कला थी, वो ये तो ये आप बताइए कि मैंने एक आध दो चार लेखकों को देखा है, लेकिन आमतौर पे तो ऐसा नहीं होता है कि वो समाधान, क्योंकि लेखक का काम समाधान प्रस्तुत करना तो नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो पाठकों की चेतना पर असर तो डालता है, ताकि पाठक सोचने के लिए मजबूर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को लगता है कि सर्वहारा के प्रति बिल्कुल आपका बिल्कुल पूरा पक्षधरता नहीं, लेखक की है, सर्वहारा सत्ता सर्वहारा के शब्द व्यवस्था के विरोध सर्वहारा में हो। सर्वहारा शब्द तो बहुत ही किस पे आजकल लिया लोगों है। ने वो कर दिया है। लेकिन ये बताइए कि जैसे बहुत सारी घटनाएं, जैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मान लीजिए अभी आपने देखा कि कोरोना के समय लॉकडाउन लग गया, तो मजदूरों की दशा। प्रवासी मजदूर वो जाने लगे, डंडे खाए उन्होंने, और न जाने कितनी बाधाएं पार की, पैदल चले और उनके पैर फट गए, ये मतलब जो तलवे फट गए, फिर भी वो जाते रहे। तो जो एक संवेदनशील लेखक होगा उसको तो ये सारी चीजें परेशान करेंगी ही करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि मनीषा जी अपना अगला उपन्यास इस पर लिखेंगी? बिल्कुल मैं लिखना चाहूंगी। ये पूरा का पूरा कोरोना काल पर मैं मुझे क्या लगता है, लेखक अगर तुरंत ही एक प्रतिक्रियावादी लेखन नहीं होना चाहिए, तो कहीं थोड़ा ठहर के इस समूचे परिदृश्य का इस पूरा परिदृश्य सामने आ जाए तो उसके ऊपर लिखना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं हम कटआउट्स में ना लिखें। लेखक को कभी भी कटआउट्स में और एकदम प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने देखा लोगों के उपन्यास कोरोना पे आने लग गए। अरे अभी कोरोना को हमने डिकोड ही नहीं किया है। ये तो बाजार की का डिमांड है, लेकिन मैं अभी आप देखेंगे यूट्यूब पर मैं एक अपना सीरीज चला रहा हूँ, जी इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक्स ऑन वर्ल्ड लिटरेचर करके। जी जी तो मैंने इतने सारे उपन्यासों को पढ़ा उसमें और उनकी खोजबीन की, लेकिन मैंने देखा कि हिंदी साहित्य में बहुत कम जिक्र किया गया प्लेग के बारे में या फ्लू के बारे में या कालरा के बारे में, बहुत कम, कुछ एक आध जी। लेखकों को छोड़ करके। निराला ने कहीं थोड़ा सा और एक दो, निराला ने लिखा है अपने उसमें, भारतेंदु उनका जी है। ने भी लिखा है, भारतेंदु जी ने भी लिखा है कहीं। हाँ, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से अल्बेर हाँ एक कामू ने लिखा है, मुकम्मल, और उस जैसे तरह कॉलरा लिखा, हाँ जैसे कामू ने कामू लिखा का है, जैसे उपन्यास था प्लेग। प्लेग। और अब एक बात और, आप अच्छी लेखिका हैं और काफी अच्छा लिखती हैं, दूसरी बात आप बातें भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं, और फ्रेंडली टॉक में आप ज्यादा फ्रेंडली थी, मैं थोड़ा कम फ्रेंडली था। ये बताइए कि
आप फेसबुक पर भी बहुत एक्टिव हैं, फेसबुक पे जी। काफी सक्रिय हैं। तो फेसबुक पर जो आप पोस्ट डालती हैं, तो कई बार जो मैंने देखा है कि वो आपकी रचनाओं और आपकी जो सोच है उससे कई बार वो डिफरेंट होती है, और कई कई बार विवाद भी उसमें हो सकता है। जी। तो आपको अपनी एक इमेज की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, देखिए, मैं फेसबुक पे मनीषा कुलश्रेष्ठ द लेखिका नहीं हूँ। मैं फेसबुक पे मेरे एयरफोर्स के भी फ्रेंड्स हैं, मेरे फेसबुक पे मेरे फैमिली नहीं फ्रेंड्स लेकिन भी हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो फिर मुझे मैं लगता है कि लेखक अगर इमेज में बनता है और वो जो मैं हूँ, मुझे लगता है जो मैं हूँ, और उसके ऊपर मैं एक जो लेखक का मुखौटा ओढ़ के, और शायद इसमें आप मेरी बात से असहमत हो, लेकिन एक फेसबुक बात कोई एक 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 साहित्यिक एक, एक बात बताइए। जी। मैं कहानी लिखता हूँ, और मैं अपनी कहानियों में रेप विक्टिम जो लड़कियां होती हैं, तेजाब जिन पर अटैक किया था वो लड़कियां होती हैं, मैं उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखता हूँ, ठीक है। हम्म। और लेकिन अपने सोशल मीडिया पर मैं दबी जुबान से ये कहता हूं कि लड़कियों को अपने ड्रेस पर ध्यान देना चाहिए, लड़कियों को देर रात घर से नहीं निकलना चाहिए। तो ये मेरा डुअल कैरेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, लेकिन मेरे यहाँ आपने कहाँ देखा डुअल नहीं कैरेक्टर नहीं कि मैंने, नहीं नहीं क्योंकि मैं मैंने तो स्त्री की आजादी की बात की है, मैंने तो कभी नहीं कहा कि आजाद नहीं होना चाहिए। और न ही मैंने कभी इस तरह से कोई विरोधाभासी चीजें प्रकट की है। मैं जब आपको इनवाइट कर रहा था तो मैंने बहुत सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश की, जी और जी। वो मैं अपनी भावना, आप फ्रेंडली बात हो रही तो मैं अपनी भावना ही व्यक्त कर रहा हूँ। जी तो जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि लेखक जब पब्लिक फिगर हो जाता है, जैसे पॉलिटिशियन जब पब्लिक फिगर हो जाता है, तो इवन घर पर भी, अब घर पर भी जैसे मान लीजिए कि एक बात मैं कह रहा हूं कि जैसे मेरे बच्चे हैं, मान लीजिए कोई है, मान लीजिए कि अभी कई बार बच्चे जो हम लोग बैठते हैं हंसी मजाक होली में या कहीं पर जब जाते हैं, तो लोग बात कहते हैं ना कि ये फलाना तो मुसलमानों ने फैला दिया, फलाना तो उन्होंने फैला दिया। तो मैं वहां भी ऑब्जेक्शन करता हूं कि नहीं, बिल्कुल मेरा भी ऑब्जेक्शन रहता है। मेरा परिवार में भी, जैसे मैं जिस तरह से सैनिकों के उसमें रही हूँ, तो मेरा हमेशा ऑब्जेक्शन रहता था बहुत सारी चीजों पे। आज भी ऑब्जेक्शन रहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं फेसबुक पे कोई ऐसा वैचारिक ऐसी कोई लूज बात करती हूँ जिससे कहीं भी मेरे लेखन की छवि में आती हो। हाँ, मैं मजाक करती हूँ, पारिवारिक चीजें लिखती हूँ, पर मैं कभी भी ऐसे दोहरी चीजें नहीं लिखती। मैंने कभी भी ये नहीं लिखा होगा कि कोरोना फैलाने में किसी खास से उसकी हाथ है, या इस तरह की चीजें। हमेशा मैंने इन सब का विरोध किया है। ये चलिए, हो सकता है कि मैंने जब क्योंकि मैं किसी नहीं, भी आप बड़ी पर्टिकुलर बड़े बात कहें तो शायद मैं आपको उत्तर दे नहीं नहीं सकूं, वो क्योंकि बड़ी आप ऐसे ही कह रहे बड़ी हैं। हस जब बड़ी हस्ती से मैं बात करता हूं तो बड़ी हस्ती से बात करने के लिए मुझे भी तो तैयारी करनी पड़ती है ना। नहीं नहीं, करनी पड़ती तो आपने कुछ कुछ तो नोट किया होगा कि मैंने ऐसा क्या विरोधाभासी लिखा जो मेरी लेखकीय छवि से मैच नहीं करता। चलिए, उस पर हम कभी फोन पे बात और करेंगे। एक और बात अरविंद जी, फेसबुक ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो साहित्यिक वो है, मंच है। फेसबुक तो एक ओपन मंच है जहां पे हम कुछ साहित्यकारों ने उसको साहित्यिक बना दिया है। जबकि मैं आई थी तो केवल मेरे फैमिली फ्रेंड और इस तरह के बहुत सारे मेरे, एक्चुअली मैं बहुत, मेरे बहुत मित्र हैं, सारी दुनिया में मित्र हैं। डांस की दुनिया में मित्र हैं, कला की दुनिया में, चित्रकला में, अभिनय की दुनिया में मित्र हैं मेरे, परिवार के मित्र हैं, एयरफोर्स के मित्र हैं। तो मुझे नहीं लगता खाली मैं साहित्यिक खांचों की वजह से फेसबुक पे हूँ। तो ये हम कुछ साहित्यकारों ने वहां पे फेसबुक पे आके उसको साहित्य का मंच बना दिया है, जबकि है नहीं फेसबुक साहित्य का मंच। बहुत कॉमन एक हंसी ठट्टे का मंच है जिसको हम गंभीरता दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी बिल्कुल गंभीर साहित्यिक मंच पे हूँ, तो मैं बिल्कुल लेखिका हूँ, मैं उसकी बिल्कुल परवाह करती हूँ। हाँ ठीक है, कुछ चीजें मैं बहुत लाइट लिख देती हूँ, तो हो सकता है ये लगता हो कि मैं एक बहुत फैशनेबल स्त्री हूँ, और
मैं बहुत गंभीर लेखक नहीं हूँ। तो ये लोगों की समस्या है, ये मेरी समस्या नहीं है। मतलब आपने बॉल को मेरी तरफ फेंक दिया कि ये आपकी समस्या है। क्योंकि आपने मुझसे बात की, आपने मुझे जाना कि मैं जो खिलंदड़ी अगर हूँ फेसबुक पे, तो मैं उतनी ही गंभीर अपने अंदर भी हूँ। रचनाओं में तो आप काफी सीरियस हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जी, मुझे भी अच्छा लगा कि हमने कुछ ऐसी क्रिटिकल बातें की जिससे कि कुछ और चीजें सामने आती हैं। हाँ हाँ, और ये ऐसा बातों सवाल का। औरों के भी मन में आता होगा कि फेसबुक पे ऐसा दिखने वाले लोग क्या गंभीर लेखक होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है मृदुला जी भी बहुत सलीके से रहती हैं, या मृदुला जी को भी बहुत मजेदार चीजें करना एक समय बहुत पसंद था। या मैं मृदुला जी से जब भी बात करती हूँ, तो जैसे साहित्य अकेडमी के कार्यक्रम में जब उनको अवार्ड मिलने वाला था तो मैं गई थी। तो उन्होंने मुझे कोने में ले जाके कहा, मैं ठीक तो दिख रही हूँ। तो वो एक स्त्रियोचित चीजें हैं जो हम महिलाओं के साथ बांटते हैं। फेसबुक पे भी हम महिलाओं का कुछ गैंग है जहां हम मजाक, हंसी मजाक कर लेते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारी गंभीरता कम हो जाती है। तो गैंग तो एक खतरनाक शब्द है, इससे तो डर के रहना चाहिए ना। नहीं, गैंग को आपने उस तरह से स्मगलर्स का गैंग या ऐसे नहीं होता, महिलाओं का एक ग्रुप मान लीजिए, हम महिलाओं की मंडली मान लीजिए। तो उससे हम महिलाएं थोड़ी सी उत्सव प्रिय, आनंद प्रिय होती हैं। तो मुझे लगता है कि हम बीच बीच में कुछ इस गंभीरता का मुखौटा उतार के साइड में रख के जीवन भी जीते हैं। आखिरी सवाल, और इसके बाद से जी, हम विदा लेंगे आपसे, कि अभी आप किस उपन्यास की तैयारी कर रही हैं? मैं लगभग पूरा कर चुकी हूँ। सोफिया उपन्यास है मेरा। वो लगभग मैं पूरा कर चुकी हूँ। और वो एक उपन्यास एक मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़के से प्रेम विवाह पर है। अच्छा, तो उसमें सारी दुश्वारियों का भी जिक्र किया होगा आपने। नहीं, मैं आपने शायद मेरे उपन्यास नहीं पढ़े हैं अरविंद जी। मैं उस तरह से नहीं लिखती हूँ जिस तरह से लिखा जाता है, कि मैं कभी भी कोई पोज नहीं लेती। मेरे यहाँ हमेशा घटनाएं ही निर्धारित करती है कि दुश्वारियां क्या है। मैंने कभी भी वहां एक इकहरा लेखन मेरा नहीं है। आप मेरे उपन्यास पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। नहीं, मैंने आपका एक कहानियां तो काफी पढ़ी हैं, और एक उपन्यास मैंने आपका पढ़ा है जिसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली थी शुरू में। जी जी जी। चलिए, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, और मेरे काफी दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। जी और जी। अ, मुझे आज इस बात की खुशी है कि मैं एक जिंदा दिल और हंसमुख लेखिका से बात कर रहा हूँ। जी अरविंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके सवाल इतने दिलचस्प थे कि मजा आया। नमस्कार, नमस्कार। जी, नमस्कार।